आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला फॉर अ प्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद बनाना है। मुख्य परिच्छेद लगभग समबाहु त्रिभुज की तरह होगा, जिसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म हो गया। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, यहां पर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म, इसका नाम यहां पर प्रिज्म कोण है, इसे ए से प्रदर्शित करेंगे। ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी अपवर्तित सतह हो गई, ए सी अपवर्तित सतह हो गई, यानी दो अपवर्तित सतह हो गई। बी सी जो होगा वो आधार होगा। सबसे पहले दोनों अपवर्तक सतह में हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब क्या होता है? जो सतह के लंबवत रेखा हो उसे हम अभिलंब बोलेंगे, नाम हो जाएगा M1 N1। इसी तरह से दूसरा AC सतह पर अभिलंब होगा M2 और N2। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम T देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक श्वेत प्रकाश सनलाइट जब इस प्रिज्म पर आपतित होगा तो सबसे पहले AC सतह पर आपतित होगा। ये श्वेत प्रकाश हो गया, प्रिज्म पर आपतित हुआ, इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। ये इसके बाद अपवर्तित होकर के ये प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाएगी। और कब समांतर हो जाएगी? जब ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आधार के समानांतर हो जाएगी, अन्यथा नहीं। और ये हो गई QR जो किरण है वो हो गई अपवर्तित किरण, और RS जो हो गई निर्गत किरण। ठीक है, ये RS। हमें चाहिए विचलन कोण। विचलन कोण जानने के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण को थोड़ा थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, ये आपतित किरण की दिशा हो गई। ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण की दिशा हो गई। जहां ये दोनों मिलेगी इसके बीच के कोण को हम विचलन कोण से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। नामकरण कर देते हैं, ये U हो गया और ये V हो गया। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आपतित किरण के बाद है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दोनों आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। अब हमें चाहिए विचलन कोण। सबसे पहले हम विचलन कोण निकालेंगे। यहां देखिए विचलन कोण डेल्टा है और जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे UVR। तो यहां सबसे पहले आप विचलन कोण को बताएंगे कि विचलन कोण कितना है? डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर वैल्यू है एंगल UVR। देखिए, अब थोड़ा बहुत तो मैथ लगानी पड़ेगी। एंगल UVR इस त्रिभुज में VQR त्रिभुज में बाहर का कोण है और जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और बहिष्कोण प्रमेय से एक्सटीरियर एंगल बाहर का कोण दोनों इंटीरियर एंगल, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है VQR और इस एंगल का नाम है VRQ। तो इसके दोनों के सम के इक्वल होगा, तो हम इसे लिखेंगे VQR और प्लस एंगल VRQ। ये कौन सी प्रमेय से आ गया? बहिष्कोण प्रमेय से, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बहिष्कोण प्रमेय से। यहां पर फिर से डायग्राम की ओर देखें और ये बताएं कि ये एंगल अपन को दिया हुआ है, हम इस एंगल को निकालना है। तो पूरा का पूरा एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये और ये, यानी ये पूरा एंगल है I में से R1 को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल अपन को मिल जाएगा। इसी तरह से ये पूरा एंगल IE है, तो यहां पूरा एंगल E होगा। E में से R2 को माइनस कर दें तो एंगल VRQ मिल जाएगा। तो VQR अपना हुआ, I में से R1 को माइनस करें, इसी तरह से E में से R2 को माइनस कर दें तो एंगल VRQ मिल जाएगा।
ठीक है, यहां पर आपको मिल गया डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2। यहां पर शर्त ये है न्यूनतम विचलन की स्थिति में आना है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में मैंने बोला कि अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाएगी, और जब आधार के समांतर हो जाएगी तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये निर्गत कोण एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आई ई के इक्वल हो जाएगा और R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब विचलन कोण की स्थिति होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे विचलन कोण की स्थिति में न्यूनतम विचलन, किसकी? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कौन किसके बराबर है बताएं? आई ई के बराबर है, यानी ई इज इक्वल टू आई, और क्यों किसके? R1 R2 दोनों इक्वल हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, दोनों हम इक्वल मान लिया R के। तब यहां पर वैल्यू रख दो, और न्यूनतम विचलन को हम बोलते हैं डेल एम। डेल एम इज इक्वल टू आई किसके इक्वल हो गया? ई के, तो आई और ई की जगह आई प्लस R1 R2 दोनों किसके इक्वल हो गए? R के, तो R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R हो गया। डेल एम इज इक्वल टू, डेल एम क्यों आया? न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो गया, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कितना हुआ? 2i, R और R कितना हो गया? 2r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद की कंडीशन, हमें चाहिए I और R की वैल्यू। I और R की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इस परिच्छेद में देखना है कि प्रिज्म कोण को लेकर के एक चतुर्भुज बनाना है। तो चतुर्भुज मिल रहा है ए क्यू टी आर। इस चतुर्भुज को अपन ले लेते हैं चतुर्भुज, कौन सा? ए क्यू टी आर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सम 360 होता है। सबसे पहला कोण क्या है? ये प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण ए प्लस दूसरा कोण ये अभिलंब से हो रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, और तीसरा है टी, एंगल टी बनता है। तो यहां 90 प्लस एंगल टी और प्लस 90 इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें मिला एंगल ए प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। एक चीज और, ये चतुर्भुज हो गया। अब ये जो अपवर्तन कोण है इससे बना त्रिभुज ले लेते हैं, क्यू टी आर। तो त्रिभुज क्यू टी आर में देखिए R1 R2 और एंगल टी, R1 R2 और एंगल टी इज इक्वल टू 180। R1 R2 किसके इक्वल है? R के, तो लिखेंगे R प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। R और R कितना हो गया? 2R प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहां समीकरण 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को माइनस कर, इक्वेशन 3 को माइनस कर, मींस एंगल ए प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 और 2r प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, दिस कैंसिल, एंगल ए माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू a बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 4। यहां ध्यान दीजिए, हमें r मिल चुका है, r की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए एंगल r की वैल्यू और i की वैल्यू। तो अब i की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, i की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू, r की वैल्यू यानी r का मान समीकरण 1 में रखने पर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगा जरा देखिए, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस 2, आर की वैल्यू जरा देखो, a बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस a, तो 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस a, i इज इक्वल टू डेल एम प्लस a अपॉन 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। देखिए i और r दोनों मिल गया, जब i और r दोनों मिल जाए तो हमें स्नेल्स लॉ लगा देना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। तो हम लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r। i की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना, इक्वेशन नंबर 5 में जरा देखें, साइन i की वैल्यू है कितनी है, डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन r की वैल्यू साइन r, r की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में देखिए कितना है, a अपॉन 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला फॉर अ प्रिज्म, यही प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला है। हमें यहीं तक ही सॉल्व करना है। अगर कोई विशेष स्थिति आए तो एक पतले प्रिज्म के लिए भी हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, तो हम विशेष स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे विशेष स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 तक तो हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया, हमें यहीं तक डेरिवेशन सॉल्व करना है। अब हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस विशेष स्थिति में, कब की विशेष स्थिति में, जब डेल जो कोण है एंगल डेल एम और ए के मान बहुत कम हो, और जब इनके मान बहुत कम होंगे तो ए एंड डेल एम अत्यंत कम हो। कैसे हो, अत्यंत कम हो, और जब कम होंगे मतलब प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, सीधे सीधे लिख दें, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, फॉर अ थिन प्रिज्म क्या होगा, साइन, जब कोई एंगल कम होते हैं तो साइन को हटा दिया जाता है, क्योंकि साइन लगाएंगे तो उस एंगल का मान और कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी, साइन को हटा देंगे तो डेल एम प्लस ए अपॉन 2, नियरली इक्विवेलेंट। इसी तरह से साइन ए अपॉन 2 की वैल्यू भी नियरली इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगी, ए बाई 2 के। अब समीकरण 6 में इसको पुट कर देंगे, तो समीकरण 6 से म्यू इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो म्यू ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए को इधर ले आओ, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल, आपको क्या मिल गया, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। ओके।